जब ज़मीन के सीने पर बगावत की खाक उड़ने लगे तो फिर आसमान में धमकियों की गूंज लर्जा तारी कर देती है। अल्फाज जब तलवार बन जाएं, इरादे एटम से भारी हों, तब तारीख खामोश नहीं रहती। वो बगावत लिखती है, अज़्म रकम करती है और सदियों के चराग या तो बुझा देती है या नए बना लेती है। ऐसे ही एक लम्हे में ईरान के फौजी तर्जुमान ने वो अल्फाज कहे थे जो मैदान जंग से ज़्यादा दिलों में गूंजे कि मिस्टर ट्रंप, आप ये जंग शुरू कर सकते हैं मगर ख़त्म हम करेंगे। ये फ़कत एक जुमला नहीं था, ये सदियों की हुर्रियत का नारा था। वो ललकार थी जिसने साम्राज्य की नींदें उड़ाई। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि मशरक़ वस्ता के अंदर खित्ते के बादल इस वक्त ऐसे ख़तरे से मंडला रहे हैं कि जो ख़तरा किसी पर भी ऐसे अजाब की सूरत नासिल होगा कि जिससे निकलना किसी के लिए मुश्किल हो जाएगा। और आज के दिन ईरान ने वो किया है जो कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था, जो कोई भी उस तरफ को नहीं देख रहा था। लेकिन इस सब के बीच में ईरान ने एक मख्फी बात की है, पैगाम दिया है कि बरादर मुल्क, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, ईरान का वादा सादिक सोम ऑपरेशन जारी था, लेकिन उसी बीच में ईरान ने ऑपरेशन बशारतुल फतह का आगाज किया। बशारतुल फतह ऑपरेशन क्या है? आगाज के ऊपर ईरान ने आज दिन की जब पोप हटी थी तो शाम के शहर पे हमला किया जहां पर अमरीकी फौजी अड्डा मौजूद था, और पैगाम दे दिया कि इस ज़मन के अंदर जहां जहां भी अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद होंगे, खित्ते तक जहां हमारे मिसाइलों की रसाई होगी, वो हमारे निशाने पर होंगे। आज के दिन खबर दोपहर को ये सुनने को मिलती है कि अमेरिका जो है वो इस बात का फैसला कर चुका कि उसके जितने भी एहलकार मशरक़ वस्ता के दीगर फौजी अड्डों पर मौजूद हैं वो वहाँ से शेल्टर्स हाउस में मुंतकिल हो जाएं ताहुक्म सानी। यानी अमेरिका बहादुर, खित्ते का वो बादशाह जो ये समझता था ईरान पे हमले के बाद कि अब इजराइल उससे पहले महफूज हो चुका है, जो ये समझता था कि मशरक़ वस्ता को मुबारक हो क्योंकि मशरक़ वस्ता महफूज हाथों में आ चुकी है, जिसका ये कहना था कि ईरान को सबक मिल चुका है, ईरान दोबारा से नहीं उठ खड़ा होगा। और बतौर मुस्लिम हम भी ये समझते थे कि ईरान जो है वो मुस्लिम ममालिक के ऊपर हमले नहीं करेगा, लेकिन हम ये भी समझते थे कि मुस्लिम ममालिक को भी हक अदा करना चाहिए कि वो ईरान पे हमले पे सहूलतकार ना बने। और आज की इत्तला ये थी कि इजराइल पे होने वाले हमले, जो इजरायली फाइटर जेट्स ने मिसाइल बरसाए फर्दों के ऊपर, नातंस के ऊपर और अस्फहान के ऊपर, उन मिसाइलों के बरसाने के लिए वो जो तैयारे इस्तेमाल हुए, वो तैयारे किसी इस्लामी मुल्क की एयरबेस से उड़े, वो एयरबेस जो अमेरिका के ज़रिए इस्तेमाल है। अब वहां पर खतरे की घंटी नहीं, पूरा खतरे का तबल बजा। और फिर इसी तनाजुर में अमेरिका ये फैसला करता है कि उसके तमाम एहलकार जो हैं वो महफूज मकामात पे मुंतकिल हो जाए, उसका तमाम अमला महफूज मकामात पे मुंतकिल हो जाए। और फ्लाइट रेडार 24 ये बताती है कि आज दिन भर अमेरिका के 3 बिलखुसूस तैयारे बहेरा ओमान, बहेरा खलीज के ऊपर सफ़र करते हुए दिखाई दिए। फ्लाइट अमेरिका से थी। उस फ्लाइट के 14 घंटों बाद तक वो जिग जैग पोजीशन के ऊपर सिर्फ जो है वो फजा में हरकत में है। उसके पीछे के मुहर्रिकात क्या वजह थी? अब आज देखिए कि रात में कुछ 9:30 के करीब ईरान ऑपरेशन फतह उल बशारत का आगाज करता है, और इस ज़मन के अंदर वो मुत्तहिदा अरब अमारात पे हमला पहले नहीं करता। वो सबसे पहला हमला कुवैत में जो अमरीकी एयरबेस है उसके ऊपर करता है। फिर दूसरा हमला इराक में अमरीकी एयरबेस के ऊपर किया जाता है। तीसरा हमला वो बहरीन में अमरीकी एयरबेस के ऊपर करता है। चौथा हमला वो मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी बेस के ऊपर करता है। पांचवा हमला सुनने में है कि सऊदी अरब की जो एयरबेस है जो अमरीकियों के ज़रिए इस्तेमाल है उसके ऊपर किया जाता है। लेकिन इस सब के बीच में तमाम बैनुल-अक़वामी पंडित अब ये राय रखते हैं कि ईरान अगर एक फ्रंट के ऊपर था तो उसने इतने फ्रंट और खोल लिए। लेकिन ईरान ने इस ज़मन के अंदर जब ईरान पे सवाल उठने लगे, मुस्लिम उम्मा पूछने लगी कि अगर तुम्हारी कोई मदद को नहीं आया तो इसका मतलब ये कि तुम उनके ऊपर बम बरसाओगे और उनके ऊपर मिसाइल बरसाओगे, तो इत्तलात ये हैं कि बहुत सारे ममालिक के ऊपर जो हमले किए गए, उन हमलों को फ्रेंच एयरक्राफ्ट्स, अमेरिकन तैयारे जो फ़ज़ा में उड़ रहे थे, किस मकासद के लिए अब सामने आया, उनके ज़रिए इंटरसेप्ट किया गया। क्योंकि उससे हमलों से पहले ईरान बाकायदा तौर पर यह तस्लीम कर रहा है कि उसने कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के दीगर ममालिक जो हैं
उनके लोगों को, उनके वहाँ पे जो ओहदेदारान हैं, वहाँ के जो बड़े एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, उनको बाकायदा तौर पे ये कह दिया था कि हम अमरीकी एयरबेस के ऊपर हमला करने वाले हैं, उससे आपको नुकसान नहीं होगा, अपने लोगों को उन एयरबेसेस से दूर रखिए और इस हमले को अपने ऊपर तसव्वुर मत कीजिएगा। ये पूरी उनके साथ अमरीकी मीडिया ये क्लेम करता है कि ये पूरी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की गई। अभी तक की इतलात के मुताबिक जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, कतर के हुक्काम कहते हैं कि पहले तो इसकी मजम्मत की जाती है और इसका जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन ये याद रहे कि जितने भी मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं उनके पास कोई एरो 3, एरो 2, आयरन डॉम या डेविड स्लिंग मौजूद नहीं है। और अगर वहाँ पर हमले हुए हैं तो ये एक तो पैगाम ये है कि अमेरिका बहादुर अगर किसी के ऊपर हाथ रख के बैठा है और वही कहता है कि तुम मेरी वजह से महफूज हो, तो ये याद रखिए कि उसके अमेरिकी हवाई अड्डे जो हैं वो खुद महफूज नहीं, तो आप कैसे महफूज हो सकते हैं। एक तो ये पैगाम हो सकता है। दूसरा, ईरान ने अगर वाकई तौर पे उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग की है और मालूमात के तबादले के बाद ये हमले किए गए तमाम ममालिक पे, किसी एक मुल्क से नहीं, तो फिर ये दोनों ममालिक का आपसी राबिता है कि वो किस तरीके से हो, जिसके बारे में ईरान का सरकारी मीडिया अब ये कहता है कि बरादरान मुल्क, ये हमले आपके ऊपर नहीं, इससे आपको कोई ख़तरा नहीं, ये हमले अमेरिका की एयर बेसिस के ऊपर हैं, ये उसके ऊपर है जिसने हम पे वार किया है। तब इस ज़िमन के अंदर जितने फ्रंट खुलेंगे उसका मुस्तकबिल क्या होगा? ये एक संगीन और चुभता हुआ सवाल है जिसके ऊपर गुफ्तगू करते हुए भी ज़बान जो है वो लग़्ज़िश का शिकार दिखाई देती है। लेकिन इन हमलों से पहले के मंजरनामे पे अगर नज़र दौड़ाएं तो शायद इन हमलों के डॉट आप में ला सकें। इससे पहले क्या हुआ? नाज़रीन, खैबर शिकन, अमाद, कदर, फतह, ये सिर्फ मिसाइलों के नाम नहीं है, ये उस गुस्से, उस सब्र के टूटने और उस वादे के पूरे होने की निशानियां हैं जो ईरान ने बरसों पहले दुश्मन के लिए महफूज रखा था। तल अबीब से लेकर हैफा और अशदोद तक आज ईरान ने इजराइल को याद दिला दिया है कि जिसे तुम कमज़ोर समझते थे वो वक्त आने पर पहाड़ों से भी वजनी वार करता है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आज ये वाज़ेह किया है कि अब जंग पुरानी हिकमत अमली से नहीं, नई स्ट्रेटजी से लड़ी जाएगी और दुश्मन जहां भी हो उसे वहां जाकर जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ इजराइल जो खुद को नाकाबिल तस्खीर समझता था, सायरन की आवाज़ों में आज लर्जा। उसकी अफवाज अब किरमानशाह पर बमबारी से तसल्ली चाहती है, मगर शायद वो ये नहीं जानते कि ज़मीन से मिसाइल ख़त्म किए जा सकते हैं, मगर गैरत और इरादे को कभी नहीं ख़त्म किया जा सकता। आज पलट के वार किया और ईरानी मीडिया हाउस पे हमला किया। आज फिर फर्दों के न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को इजराइल के जेट्स ने निशाना बनाया। ये सब एक ऐसी जंग की गूंजें हैं जिसमें सिर्फ बारूद नहीं, नजरिए भी टकरा रहे हैं। ये सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं, ये हुर्रियत और तसल्लुत की कशमकश है। और जब हुर्रियत जागती है तो तारीख गवाह है कि तख्त गिराए जाते हैं और तकदीरें बदल दी जाती हैं। जब ईरान की ज़मीन पर शाम उतर रही थी, नजफ आबाद के पुरशिकोर रास्तों पर मौत ने खामोशी से अपना पहला कदम रखा। सिपाही पासदारान इनकलाब की अशूरा गैरिजन के कमांडर जो अपनी मामूल की गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, अचानक नामालूम मुसल्लह अफराद के घात लगाए हमले का निशाना बने। गोलियां उनके जिस्म को चीर गईं, मगर वो मौजज़ाती तौर पर जिंदा बच गए। शदीद जख्मी हालत में उन्हें फ़ौरन करीबी अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस में मुंतकिल किया। लगता था कि ज़िंदगी और मौत की जंग अब अस्पताल की दहलीज पर जाकर लड़ी जाएगी, लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। एम्बुलेंस शहर के सड़कों पर दौड़ रही थी कि आसमान से एक और कहर नाजिल हुआ। एक खामोश मगर मोहलिक ड्रोन ने एम्बुलेंस को हवा में ही निशाना बनाया। आग और धुएं की लपेट में लिपटी एम्बुलेंस जो एक जख्मी कमांडर को जिंदगी की तरफ ले जा रही थी, खुद मौत का इस्तारा बन गई। कमांडर वहीं दम तोड़ गए। इस दोहरे हमले, पहले ज़मीनी फायरिंग फिर फ़ज़ाई ड्रोन हमले, इसने ईरान की कौमी सलामती को न सिर्फ चैलेंज किया है बल्कि उसके खुफिया निज़ाम और रद्द-ए-अमल की सलाहियत के ऊपर भी सवाल उठाए। इजरायली दिफाई अफवाज ने अगरचे बराह रास्त इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन हालिया अय्याम में इजरायली कार्रवाइयों का तसलसल और ईरान के अंदरूनी हलकों में हाई वैल्यू अहदाफ को निशाना बनाने का अंदाज इसकी गवाही देता है। एक कमांडर को पहले फायरिंग से जख्मी करना और फिर एम्बुलेंस की लोकेशन को ड्रोन से ट्रैक करके निशाना बनाना, ये किसी इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के गैर मामूली इम्तजाज के बगैर मुमकिन नहीं। ईरान और इजराइल के माबैन जारी जंगी कशमकश अब एक और नए खतरनाक मरहले में दाखिल हुई, जहां न सिर्फ हथियारों की शिद्दत बल्कि अस्करी हिकमत अमली भी नुमाया तगय्युर दिखा रही है। ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब ने एक और ताकतवर हमले का ऐलान किया, जो इस पूरी मुहिम का 21वां मरहला था। 20वां मरहला सुबह में था और 21वां दोपहर के वक्त किया गया,
और इस मरतबा उन्होंने ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत एक बिल्कुल नई और ज्यादा तबाहकुन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इस हमले की खास बात यह है कि पहली बार ईरान ने कदर एच बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किया है, जो कि एक मल्टाई वॉरहेड मिसाइल है। यह मिसाइल ना सिर्फ दूर मार करने की सलाहियत रखता है, बल्कि एक से ज्यादा अहदाफ को बैक वक्त निशाना बनाने की महारत भी रखता है, जो खित्ते में असलहे की दौड़ और खतरनाक अस्करी तवाज़ुन को मजीद गैर मुस्तहकम करता है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक कदर एच मिसाइल के साथ साथ इस हमले में सॉलिड और लिक्विड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल्स और जदीद ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया गया, जिससे जाहिर होता है कि ईरान अब अपनी दिफाई हिकमत अमली को मुकम्मल जंगी मॉडल्स में बदल चुका है और जंगी मॉड है उसका। बयान में मजीद कहा गया कि इस हमले में मुख्तलिफ नई हिकमत अमलियों का इत्तलाक किया गया ताकि मिसाइल्स की दुरुस्तगी और तबाहकुन असर को मजीद बढ़ाया जा सके। इसराइल के शिमाल से जनूब तक मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिसका मकसद यह पैगाम देना था कि ईरान की जवाबी ताकत महदूद जोग्राफिया की पाबंद नहीं है। सिपाही पासदारान ने अपने बयान में वाजे किया कि इन हमलों में कोई कमी नहीं आएगी। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में रहने वालों को आइंदा भी बार बार खतरे के सायरन की आवाज़ें सुनना होंगी। इस बयान के पस मंज़र में यह पैगाम वाजे है कि ईरान अपने दिफा, ईरान अपने सियासी वकार को सिर्फ जवाबी बयानात तक महदूद नहीं रखेगा। ईरान की जानिब से यह नई अस्करी हिकमत अमली सिर्फ एक महदूद दिफाई रद्द-ए-अमल नहीं है, बल्कि ये एक वाज़े और बुलंद आहंग ऐलान है कि वह इस जंग को सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अस्करी बालादस्ती कायम करने के लिए लड़ रहा है। यह नई सूरत हाल न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी सतह पर भी एक तशवीशनाक इरताज पैदा कर रही है, क्योंकि मल्टाई वॉर हेड मिसाइल का इस्तेमाल इस बात की अलामत है कि ईरान अब अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के सबसे अहम हथियारों को इस्तेमाल के मरहले में ले आया। और जब रियासतें अपने सबसे मौसर हथियारों को उड़ाती हैं तो यह सिर्फ एक जंगी मरहला नहीं है, बल्कि यह अस्करी न्यूक्लियर दहलीज के करीब आने का ऐलान समझा जाता है। इस माहौल में खित्ते के दूसरे ममालिक खासतौर पर अमरीका और खलीजी इत्तेहादियों की खामोशी या मोहतात पोजीशन अब भी तवील मुद्दत तक कायम नहीं रह सकेगी, क्योंकि जंग अब महज मिसाइलों और टेक्नोलॉजी का खेल नहीं रही। ये अज़ाइम, पैगामात और सियासी ताकत का मुजाहरा बन चुकी है, और वो पैगामात जिसकी रसानी इस वक्त रूस से भी हो रही है। ईरानी क़यादत की जानिब से ये पैगाम बार बार दिया जा रहा है कि उनके हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक इजराइल की अस्करी और इंटेलिजेंस सलाहियतें मफलूज नहीं हो जाती। फ़लस्तीनी इलाकों में उनकी मौजूदगी एक ख़तरनाक और गैर महफूज बोझ बन के ना रह जाए, तब तक ये चलती रहेगी। वादा सादिक की ये तीसरी किस्त दर हकीकत ईरान की उस पॉलिसी की तस्दीक है जिसमें जवाबी हमले एक जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं, बल्कि सोचे समझे तदब्बुर और साइंसी प्लानिंग का नतीजा है। और ये अंदाज अगर जारी रहा तो मशरक़ वस्ता महज झड़पों का मैदान नहीं, एक मुकम्मल अस्करी तनाज़े की सूरत इख्तियार कर सकता है, जिसके आलमी असरात नागुज़ीर होंगे। और इसी पूरे मंजरनामे में यह भी सुनने को मिला कि शाम के अंदर अमरीका का जो हवाई अड्डा मौजूद है उसको निशाना बनाया गया। खलीजी रियासतों के अंदर जो उसके अड्डे मौजूद हैं अब वो निशाने के ऊपर होंगे, और वहाँ से इवैक्यूएशन के लिए बाकायदा तौर पर कह दिया गया। कतर के अंदर और खलीजी रियासतों में दीगर मकामात के ऊपर जहाँ पर इस वक्त अमरीकी सिफारतकार या अमरीकी अहलकार मौजूद हैं, उनको कहा गया है कि सेफ हाउसेस चले जाइए टिल फर्दर ऑर्डर। ताहुक्म सानी अपने आप को खुफिया जगहों पर कैद कर लीजिए, क्योंकि इस वक्त ये सब ईरानी निशाने के ऊपर हो सकते हैं। जब दूसरी तरफ दुनिया खामोशी इख्तियार कर ले तो कभी कभार खामोशी भी चीख बन जाती है। जब सिफारती मेज़ें खाको खून से लरसने लगें और जब अमन के अलंबरदार तमाशाई बन के सिर्फ बयानात जारी करें, तब कुछ सदाएं तारीख की गवाही बन जाती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद की आवाज़ उन्हीं गवाहियों में से एक थी। वो गवाही जो ना सिर्फ इंसाफ के क़याम की पुकार थी, बल्कि एक पूरी तहजीब, एक मिल्लत और एक आलमी ज़मीर का मुकदमा थी। 22 जून 2025 को सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में आसिम इफ्तिखार का बयान महज एक रस्मी तकरीर नहीं था, बल्कि ये उन अल्फाज की जंजीर थी जो जुल्म की जंजीरों को तोड़ने का दावा रखते हैं। उन्होंने इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए बिलाइश्तियाल हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल अक़वामी क़वानीन और बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया। पाकिस्तान ने आलमी उसूलों के मुताबिक इसराइली जारहियत की मजम्मत की और ईरान के दिफा के हक़ को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की रूह के मुताबिक जायज़ करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरान पे किए गए हमले, खास तौर पे जौहरी तनसीबात पे, सिर्फ एक मुल्क पे नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी कानून की बुनियादों पे हमले हैं। ईरान की जौहरी तनसीबात जो बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी की निगरानी में है, उस पर हमला बैनुल अक़वामी कानून और सलामती कौंसिल की करारदाद 487 की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये हमले खतरनाक नज़ीर कायम करते हैं जो ना सिर्फ मशरक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तानी मंदूब ने वाज़ेह किया कि ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं बल्कि खुद एक मसला है, और यही वो नुक्ता है जो दुनिया को कई दहाइयों से समझ नहीं आ रहा।
उन्होंने इस इजलास में वाज़ेह अल्फाज में बावर करवाया कि अब वक्त है कि सलामती कौंसिल अपना फर्ज अदा करे, गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालिबा करे, जौहरी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत करे, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और ईरान के साथ एक पायदार सिफारती हल की तरफ कदम बढ़ाए। इसीलिए पाकिस्तान, चीन और रूस के साथ मिलकर एक मुसव्विदा करारदाद सामने लाया है जो बैनुल-अक़वामी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। वो करारदाद जिसमें जंग की आग बुझाने का ख्वाब नहीं, अज़्म पिन्हा। और यही आवाज़, यही तर्ज़ बयान बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़बान से भी पाकिस्तान की कौमी असम्बली में सुनाई दिया। बिलावल का लहजा भी दिफाई नहीं था, बल्कि मजलिसी इज़्ज़त व हमीयत से भरा हुआ था। उन्होंने अमेरिका और इसराइल के इन हमलों को झूठ की बुनियाद पर किया गया आलमी जुल्म करार दिया। उनके बकौल ईरान के साइंसदानों को घरों में टारगेट करना, उनकी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाना सिर्फ ईरान पे नहीं बल्कि आलमी अमन के तसव्वुर पर हमला है। उन्होंने इस बात की संगीनी का एहसास दिलवाया कि अगर इन तनसीबात पर हमले से अखराज या ताबकारी असरात फैलते हैं तो उसके असरात पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते पे पड़ेंगे। और ये महज मफरूज़ा नहीं है, बल्कि इराक, शाम, यमन, लबनान की मिसालें बिलावल भुट्टो के नज़दीक हमारे सामने मौजूद हैं। और यही वो लम्हा था जब बिलावल ने वो तारीखी जुमला कहा कि अगर हम आज ना बोले तो जब वो हम पर आएंगे तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। पाकिस्तान का ये वाज़ेह और उसूली मौक़िफ़ न सिर्फ ईरान से यकजहती का मज़हर है, बल्कि एक बड़े इस्लामी मुल्क की खुददारी का भी ऐलान है। यह ऐलान कि हम उम्मत के वकार के साथ खड़े हैं, यह ऐलान कि आलमी ताकतों की गुंडागर्दी को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के पर्दे में छुपने नहीं देंगे, और यह ऐलान के मुकालमा, अमन और सिफारतकारी वो चराग हैं जिनसे अंधेरे हट सकते हैं। और हमें खाम ख्याली में नहीं रहना चाहिए। किसी के साथ चंद मिनट की तर्ज़ गुफ्तगू आपको माइल नहीं कर सकती, आपको कुछ सीखना होगा। और अगर आपके सिफारती कार्ड रद्द हो जाएं तो नया हुक्म का इक्का निकालिए। ईरान पे हमला सिर्फ ईरान पे हमला नहीं है। बिलावल भुट्टो ने कहा यह अक़वाम मुत्तहिदा पे भी हमला है, ये आलमी कानून पे भी हमला है। ये वो लम्हा था जब दुनिया को फैसला करना था कि वो मजलूम के साथ खड़ी है, ये जालिम की ज़बान से डर रही है। और पाकिस्तान का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि हम आलमी अमन के साथ हैं मगर इज़्ज़त के साथ। हम सिफारतकारी के हामी हैं मगर गैरत के बगैर नहीं। हम जंग के खिलाफ हैं मगर मजलूम की पुश्त पे ज़रूर खड़े होंगे, क्योंकि अगर आज ईरान को तन्हा छोड़ दिया गया तो कल कोई और निशाना होगा। फिर अक़वाम मुत्तहिदा का जो है वो परचम सिर्फ एक अलामती कागज़ रह जाएगा जिस पर अमन के वादे सिर्फ अल्फाज होंगे, अमल नहीं होगा। तो इस ज़मन के अंदर हमें भी सोच समझ के फैसला करना। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।